हेलो हाय नमस्कार। एक बार फिर मैं हूं अनोखा अंकित एंड एक बार फिर मेरी अगर आप छवि देख रहे हैं तो मतलब बात होने वाली है किसी के साथ हमारी खास। पहले तो आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे चैनल के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बेहतरीन होगा। आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, अगर आप एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, पीआर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, ये इंटरव्यू आपके लिए है, क्योंकि 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। ना केवल कॉपी राइटिंग में वर्क का, पीआर में वर्क का, क्लाइंट के साथ जो है मैनेजमेंट उसका, इवन टीचिंग का भी। तो चलिए मैं मिलाता हूं आपसे प्रिया मनीष कुमार जी को, जो कि 21 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर हमारे साथ आज हाजिर है। मैम वेलकम टू रोज का डोज। Thank you, Ankit. Namaste, namaskar to everybody. जी It's a pleasure being here. ओके। तो मैम सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर एंड कैसी हैं आप ये बताएं। Thank you. Happy New Year to you too. हम अच्छे हैं, काम में बिजी हैं, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं आजकल। जी जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, पिछला साल हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए थोड़ा सा खराब या बुरे दौर से निकला है, तो आपका लॉकडाउन पैंडेमिक कैसा गया? बहुत इंटरेस्टिंग रहा लॉकडाउन, नई नई चीजें सीखी हम लोगों ने। हम्म, और पहले तो थोड़ा पैनिक था, डर था। इनफैक्ट लॉकडाउन के जस्ट पहले मेरी बेटी का बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, 10 बोर्ड्स का। हम्म, और लास्ट पेपर उन लोगों का हुआ भी नहीं, बट सब ठीक ही रहा। रिजल्ट्स आ गए। लास्ट पेपर शायद कंप्यूटर्स था, जो प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो स्कूल में पहले हो चुके थे, उनके बेसिस पे ही इनका रिजल्ट निकाला गया। तो हमारे हमारे प्लान्स थे बाहर घूमने के, वो सारे प्लान्स कैंसिल करने पड़े। और हम लोग, एक बहुत अच्छा मौका मिला कि हम पूरी फैमिली एक साथ, बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के, हम लोग एक साथ रहे और काफी मतलब बॉन्डिंग डेवलप जैसे होता है ना, कि सारे दिन हम अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं और जब शाम को घर लौटते हैं तो इतने थके रहते हैं। रूटीन रहती है एक, ये काम है, ये काम है, ऐसे करना है, चलो सुबह स्कूल जाना है और तैयारी करनी है, अगले दिन की तैयारी फिर करनी है। तो समय नहीं मिल पाता है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो वो लॉकडाउन ने हमें वो एक बहुत ही वैल्यूएबल समय दिया, जो हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उस समय को हम लोग बिता सके अच्छे से, खुशी से, और बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जाने समझे। फिर से बड़ा अच्छा वो एक समय बीता। फिर काम शुरू हो गया। कितने दिन आखिर हम लोग लॉकडाउन में बंधे रहेंगे, तो पढ़ाई भी जारी रखनी है, बच्चों के भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। तो ये एक नई चीज जो हम लोगों ने सीखी कि ऑनलाइन और घर में रह के भी कैसे काम अपना कर लेना है, काम को अंजाम दे देना है। ऑनलाइन पढ़ना और पढ़ाना पॉसिबल है। इंटरनेट, सोशल मीडिया तो बहुत सालों से हमारे साथ है, और हम लोग उसको, लेकिन उस कहते हैं ना कि अभी तक अंडर यूटिलाइज था। लॉकडाउन ने इंटरनेट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोगों को सिखा दिया। और ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस सब्स्टिट्यूट हो गए हैं और उसके द्वारा हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी ये देख रहे हैं कि बच्चे अब छटपटा रहे हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए। अभी हम लोगों के कॉलेज में वाइवा चल रहा था, तो एक जो हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छे से जवाब नहीं दिया। तो बड़ी तकलीफ हुई कि भाई ये तो अच्छा स्टूडेंट है, ये खराब क्यों कर रहा है। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम पढ़े नहीं? तो जैसे बिल्कुल फट पड़ा कि ऑनलाइन क्लासेस हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कॉलेज आना है, मुझे दोस्तों से मिलना है, मुझे टीचर्स के सामने मतलब सामने सामने से पढ़ना है। वो ह्यूमन टच एक मिसिंग है। तो हालांकि हमने एक स्किल सीखा, हम सब लोग टेक सैवी हो गए, हम सब लोग लैपटॉप और फोन, स्मार्टफोन्स को तरीके से यूज करना सीख गए, लेकिन फिर भी कहीं 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 ना कहीं वो कमी बनी हुई थी। और अब भगवान करे कि वो वैक्सीन आ जाए, कोरोना का डर थोड़ा कम हो जाए, या हम हर्ड इम्यूनिटी पैदा कर लें अपने अंदर, और जिंदगी वापस से फिर उस ढर्रे पे आ जाए कि हम लोग मिल सके एक दूसरे से,
वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बढ़ सके। मशीन इंटरेक्शन कितना भी काम का हो, मशीन इंटरेक्शन ही है, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है वहां पर। तो दोनों चीजें रही, इट वाज अ मिक्स्ड बैग। डर भी था, फिर साथ में एक मौका मिला समय गुजारने का, नया स्किल सीखे हम लोग, कैसे ऑनलाइन में हम पढ़ा सकते हैं। और फिर भी ये बात समझ में आई कि आपसी मेल जोल, आपस में मिलना जुलना, ह्यूमन इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन हम सब लोगों के लिए कितना जरूरी है। तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया हम लोगों को, जो जी गवर्नमेंट नहीं सिखा पाई, जो एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखा पाया, वो कोरोना के डर ने सिखा दिया। अब हम लोग साफ सफाई मेंटेन करने लगे हैं, अलर्ट रहने लगे हैं, दूसरों का ख्याल रखने लगे हैं कि भाई हम अगर कंटेमिनेटेड हैं तो दूसरा हमसे ना हो, ये एक फीलिंग धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो ये सब भी चीजें हैं जो एक सोशल सोच को ना बढ़ावा दे रहा है, जो एक एटीट्यूड है ना, एक सोसाइटी का जो एटीट्यूड होता है वो भी चेंज कर रहा है। अब हम ज्यादा कंसिडरेट हो रहे हैं लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति। तो ये हम लोगों को सोचना, सीखना, समझना पहले भी बहुत जरूरी था, अब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो चलिए, अच्छी बात है, नई स्किल्स सीख रहे हैं हम लोग और लोगों से मिल रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए हम आए यहाँ पर हैं, अरे, और वो ये है कि मैम, मैं तो जानता हूँ बट मेरे जैसे और लोग हैं जो नहीं, शायद नहीं भी जानते होंगे। एडवर्टाइजिंग के बारे में बताइए, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग का इतिहास क्या है? एडवर्टाइजिंग तो सारी दुनिया देखती है। आप सुबह आँख खोलते हैं तो आपको एडवर्टाइजिंग मैसेजेस मिलते हैं, आपके फोन पे आता है, आपके सोशल मीडिया पे आता है, आप अखबार पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप रेडियो सुनते हैं। एडवर्टाइजिंग मैसेजेस तो हर जगह है। मैंने तो कई लोगों को ये भी देखा है कि वो प्रोग्राम से ज्यादा एडवर्टाइजिंग मैसेजेस में उनको मजा आता है, टीवी कमर्शियल या रेडियो जिंगल। और कई बार मैंने लोगों को कोई रेडियो जिंगल गुनगुनाते हुए सुना है rather than फिल्मी गाने गुनगुनाते हुए। तो एडवर्टाइजिंग अगर हम एकेडमिकली बात करें, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि एडवर्टाइजिंग क्या है, तो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का एक हिस्सा है, कम्युनिकेशन है। कि अगर हमने कोई चीज बनाई है तो वो हमारे कंज्यूमर तक कैसे पहुंच गया, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ऐसा ऐसा एक कोई आइटम है जिसका इस्तेमाल करके कंज्यूमर अपने कुछ कुछ नीड्स को पूरा कर सकता है। तो वो वहां पे एडवर्टाइजिंग काम आता है कि इट वर्क्स एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज। एक, समझिए कि दुनिया है, एक तरफ मैन्युफैक्चरर है और एक तरफ कंज्यूमर है। दोनों एक दूसरे के बारे में जानेंगे, कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, कैसे जानेगा, तो उसका तरीका है एडवर्टाइजिंग। तो हम मैसेजेस बनाते हैं और मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट हो जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन है, टीवी है, रेडियो है। टीवी और रेडियो को ब्रॉडकास्ट मीडिया कहते हैं। आउटडोर है, जो आप सड़क पे निकलते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, तो इसको आउटडोर मीडिया कहते हैं। छोटे होर्डिंग्स हो तो कियोस्क कहलाते हैं, बड़े होर्डिंग्स होर्डिंग्स कहलाए। बसेस के साइड पैनल्स पे पेंटिंग रहती है या डिजाइन बने होते हैं, मैसेजेस पेंट किए रहते हैं। ऑटोज के पीछे भी आप देखेंगे कि मैसेजेस चिपकाए हुए होते हैं। तो ये आउटडोर मीडिया है। और सोशल मीडिया अब आ गया है, यूट्यूब पे इतनी सारी एड्स दिखते हैं, फेसबुक पे इतने सारे एड्स दिखते हैं, बहुत और तरीके से प्रमोशंस होते हैं। तो ये सारे मीडिया का हम लोग इस्तेमाल करके अपने मैसेजेस को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं मीडिया के जरिए। मीडिया का मतलब ही है माध्यम, हिंदी में हम उसको माध्यम बोलते हैं। तो वो एक जरिया है, एक व्हीकल है जिसपे हम अपने मैसेजेस रख के कंज्यूमर तक पहुंचा दिए। कंज्यूमर तो उस माध्यम तक आ ही रहा है, माध्यम का इस्तेमाल कर ही रहा है, और वहीं पर उसको हमारा मैसेज भी मिल रहा है कि ये प्रोडक्ट के बारे में। तो पहले जो सोच थी एडवर्टाइजिंग के लिए कि वो सिर्फ कमर्शियली यूज हो सकता है, कि एक प्रोडक्ट बेचना है, जैसे मेरे पास ये Realme Pro का ईयरबड्स है जो ब्लूटूथ कनेक्ट करता है। तो ये एक प्रोडक्ट है, इसको बेचना है, तो इसके बारे में हम अपने कंज्यूमर्स को
बताएंगे। तो माध्यम के थ्रू, माध्यम में हम अपने कुछ डिजाइन, कुछ अपने मैसेजेस डालेंगे जिनको देखकर कंज्यूमर को समझ में आएगा कि मेरे ये प्रोडक्ट मेरे कितने काम का है। तो ये हो गया एक कमर्शियल अंदाज। एडवर्टाइजिंग सिर्फ कमर्शियली ही काम नहीं करता है, एडवर्टाइजिंग नॉन कमर्शियली भी कैसे काम करता है। जैसे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इन सब के लिए भी एडवर्टाइजिंग उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किसी को अपनी बात जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। तभी वो मार्केट में, सोसाइटी में अपना काम कर पाएंगे, सक्सेसफुली कर पाएंगे। और जैसे है कि कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़कियों के लिए, लड़कियों के न्यूट्रिशन के लिए, लड़कियों के हेल्थ के लिए काम कर रही है, तो जब तक और उन लड़कियों के पेरेंट्स तक, उनके अभिभावकों तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि लड़कियों के लिए न्यूट्रिशन कितनी जरूरी है और उनका हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को हेल्दी रखने के लिए, तो ये एक कम्युनिकेशन है जो हमको उनके अभिभावकों से करना है, उनको समझाना है, तब जाके उन लड़कियों को अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी, तो हमारा काम सक्सेसफुल होगा। तो जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको सक्सेसफुल करने के लिए या तो हमको कंज्यूमर को बताना है, इंफॉर्मेशन देना है, या हमको कंज्यूमर को एजुकेट करना है कि भाई हेल्थ और न्यूट्रिशन लड़कियों के लिए कितना जरूरी है, या हमको कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज करना है कि बेटी ही, सिर्फ बेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बेटी भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बेटी भी बड़ी होकर आपका सेवा करेगी, तो आपका एटीट्यूड दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। तो इसको हम परसुएशन कहेंगे। तो या तो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, या हम एजुकेट कर रहे हैं, या हम परसुएट कर रहे हैं। ये तीनों काम करने के लिए एडवर्टाइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव तरीका है आज की डेट में हमारी सोसाइटी में। वो सिर्फ सामान नहीं बेचता है, प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है, आइडिया भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक गवर्नमेंट से, एक इंस्टीट्यूशन से लोगों तक ले जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज के बारे में जानकारी देता है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अब बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज को डिजिटाइज कर दिया है, उनके अपने वेब पोर्टल्स हैं, तो इसके बारे में लोगों के पास जानकारी अगर नहीं होगी तो लोग घर बैठे उन सर्विसेज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को बताना कि भाई अब जिस काम के लिए आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहते थे, वो अब आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप पे इंटरनेट से लॉगिन करके आप मिनटों में वो काम कर सकते हैं। तो जो कन्वीनियंस तो गवर्नमेंट आपको दे रही है, लेकिन उस कन्वीनियंस के बारे में कम्युनिकेट करने का काम एडवर्टाइजिंग करता है। जी। तो ये काफी मतलब चीज है कि हमें अगर कोई प्रोडक्ट लेना है या हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो एडवर्टाइजिंग जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं, क्या फॉरेन कंट्रीज का भी वही कॉन्सेप्ट है या थोड़ा सा डिफरेंट है? अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज के एडवर्टाइजिंग की, तो Conceptually, advertising is the same everywhere. Conceptually, advertising foreign countries में भी same concept है। फर्क ये पड़ता है कि सोसाइटीज अलग अलग हैं, हर सोसाइटी की सोच और एटीट्यूड अलग है, तो और उनका कल्चर अलग है, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, उनके कपड़े, उनकी सोच विचार वो अलग है। तो एडवर्टाइजिंग को हर सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, अपने आप को अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट्स नहीं चेंज होते हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजी वाइज चेंज होते हैं, भाषा बदलती है और किरदार बदलते हैं, मगर कॉन्सेप्ट वही रहता है। जी जी जी। ओके, आपने एक बहुत अच्छी जी। अमेरिका में भी इनफैक्ट ये माना जाता है कि एडवर्टाइजिंग इज द फाउंडेशन फॉर द अमेरिकन सोसाइटी। आपको वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो इमिग्रेशन होने लगा था, तो ये क्या था, यू नो, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, what was it that was attracting people? ऐसी क्या चीज थी जो लोगों को आकर्षित कर रही थी अमेरिका जाने के लिए? यूरोप से बहुत सारे लोग, जो कहते हैं ना पायनियर्स जिनको कहा जाता है, कि वो लोग अमेरिका गए और वहां उन लोगों ने एक नई जिंदगी शुरू की। तो आखिर यूरोप की इकोनॉमी एकदम डाउन थी और
हर इंसान अपने आप को अपने प्रेजेंट सिचुएशन से अपने आप को बेटर बनाना चाहता है। हम सब उसी के लिए काम करते हैं। आज हम जो हैं, तो हम आज कुछ ऐसा करें जिससे कि हम आज से बेहतर कल होंगे। ये एक एक बहुत ही ह्यूमन क्वालिटी है या नीड है, टू बी अपवर्डली मोबाइल। तो उसी वजह से बहुत लोग थे जो यूरोप छोड़कर अमेरिका माइग्रेट कर रहे थे, इटली से माइग्रेट कर रहे थे, पोलैंड से माइग्रेट कर रहे थे, स्पेन एंड पोर्चुगल से माइग्रेट कर रहे थे। तो ये क्यों जा रहे थे अमेरिका? वहां पे बात ये होती थी अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, जहाँ इक्वालिटी है, जहाँ सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारे मैसेजेस जो है, ये जो कम्युनिकेशन है, इसको हम एडवर्टाइजिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतना बड़ा सिंबल था अमेरिकन वे ऑफ लाइफ का, और इसने सारे अमेरिकन सेटलर्स जो अभी प्रेजेंट डे अमेरिकन हैं, इन सेटलर्स को अट्रैक्ट किया। अमेरिका का फाउंडेशन बनाने में एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा हाथ है। तो एक नेशन बनाने में एडवर्टाइजिंग का हाथ है। सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना ही उसका काम नहीं है, इसने पूरा का पूरा। और आज की डेट में ऐसा नेशन जो सबसे पावरफुल है, जी सबसे इन्फ्लुएंशियल है, उसके उसके फाउंडेशन को ले करने में एडवर्टाइजिंग सबसे महत्वपूर्ण रहा है। जी एडवर्टाइजिंग के प्रकार तो हमें मालूम है और लोगों को भी मालूम है, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो। बट अगर हम एकेडमिकली बात करें एडवर्टाइजमेंट की, तो वो कौन कौन सी पोस्ट है या कौन कौन से कोर्स हैं जिसमें एक स्टूडेंट अपना या तो करियर देख सकता है या और एनरोल कर सकता है? ओके सबसे पहले +2 आप किसी भी स्ट्रीम में करिए, आप आर्ट्स में करिए, कॉमर्स में करिए, चाहे साइंस में करिए। +2 के बाद आप मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन में एक पेपर होता है एडवर्टाइजिंग, एक पेपर होता है पब्लिक रिलेशंस, एक पेपर होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एक पेपर होता है सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो ये आपको एडवर्टाइजिंग और मीडिया का 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग देता है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है। ये 3 साल ग्रेजुएशन करने के टाइम पे आप अपने खुद के बारे में, अपने टैलेंट्स, अपने एप्टीट्यूड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद आप आगे क्या करेंगे। इन मास्टर्स में आप एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के एमए के कोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया। इंदौर में है, अहिल्याबाई कॉलेज है, भोपाल में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, पुणे में है, सिम्बायोसिस कॉलेज है पुणे में, पुणे यूनिवर्सिटी में है। जितने आजकल जितने भी वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपको एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के मास्टर्स के कोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ग्रेजुएशन, अगर आप मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइज करते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में स्पेशलाइज नहीं भी करते हैं, तो मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद आप फिर एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए ज्वाइन करके, एमबीए में जो आप स्पेशलाइज करेंगे वो marketing will lead you to advertising, so that will open up a lot more doors. तो ये तो है कि हमें किस तरह कहाँ से पढ़ाई करनी है, क्या एनरोलमेंट। एक एडवर्टाइजिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट मुझे मालूम है, वो है कॉपीराइटिंग। मैं बहुत फैसिनेटिंग हूँ और आपने भी कॉपीराइटिंग की हुई है। तो अगर हम आज के वक्त को देखें, अगर कॉपीराइटिंग, कुछ ऐसे एड्स हैं जो हमको थोड़ा सा परेशान करते हैं कि ऐसी कॉपीराइटिंग क्यों होती है, तो क्या कहेंगे आप? कुछ ऐसे एड्स हैं जो लगता है कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात अंकित की कॉपीराइटिंग छोटा सा पार्ट नहीं है, कॉपीराइटिंग बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपने जो कहा ना अंकित की कॉपीराइटिंग, लोग आजकल ऐसी कॉपी लिखते हैं जो बात को पूरी तरह से समझा नहीं पाती है। तो ये इसलिए होता है अंकित, क्योंकि जो कॉपीराइटर हैं उनको एडवर्टाइजिंग की समझ नहीं है कि एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है। सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन। आजकल अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, तो लोग कहते हैं बातचीत करना। तो बातचीत करना इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कम्युनिकेशन वहां पे खत्म नहीं होता है। अगर आपको
इफेक्टिव अपनी बात को सामने वाले को समझा देना है बिल्कुल सही तरीके से, तो उसमें बहुत जरूरी है कि पहले तो आप सामने वाले को समझें। जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी भाषा जानता है, किस भाषा में वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसे हम इलाहाबाद जब आए थे, तो वहां हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तो आदतन क्योंकि हमने शुरू से जेसुइट कॉलेजेस में पढ़ाया, सेंट जेवियर्स के साथ अटैच्ड रहे हैं। यहाँ पटना में जब हमने अपना टीचिंग करियर शुरू किया था तो विमेंस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था, और कलकत्ता गए तो वहां पर सेंट जेवियर्स में पढ़ाना शुरू किया। फिर जब इलाहाबाद गए तो वहां सेंट जेवियर्स नहीं था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। तो मेरी आधी क्लास जब हम पढ़ाते थे तो मेरी आधी क्लास की शक्लों पे 12 बजे रहते थे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं मेरी भाषा उनके पल्ले नहीं पड़ती थी। तो फिर हमने बात की अपने डायरेक्टर से कि सर हम तो अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोले जाते हैं, आधी क्लास जो है बिल्कुल कुछ नहीं समझ रही है। तो ये वो बच्चे थे जो आउटलाइन एरिया से आते थे, जो सेमी अर्बन और या रूरल एरिया से आते थे। तो हमने अपने डायरेक्टर से बात करके परमिशन ली कि हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे पर हिंदी में भी समझाएंगे, जिससे कि हमारे इन बच्चों को थोड़ा समझ में आए। तो जब हम हिंदी बोलने लगे तो हमारे बच्चों को बात समझ में आने लगी, स्टूडेंट्स समझने लगे, ग्रास्प करने लगे। तो बात वही हो जाती है कि अगर हमें जो हमको जो सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, वो मेरी भाषा, पहली बात मेरी भाषा समझ रहा है कि नहीं। अब आपसे हम जर्मन में बात करने लगेंगे या फ्रेंच में बोलने लगेंगे तो ये हमारा पूरा इंटरव्यू ही बेकार हो जाएगा, है ना। फिर आपको एक इंटरप्रेटर बैठाना पड़ेगा कि भाई इन्होंने अपनी भाषा में क्या बोला। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि भाषा सही होनी चाहिए। आप किस टारगेट ऑडियंस से बात कर रहे हैं, अगर आप रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं तो उससे आपको उसकी भाषा में बात करनी हो। अगर आप किसी एकेडमिक से बात कर रहे हैं तो आप उनसे उनकी भाषा में बात करेगा। आप एकदम ठेठ सड़क छाप वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करिएगा, आप वहां पर फॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करिएगा। और एक इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाषा पे। दूसरा कि हम लोग एक अपने टारगेट ऑडियंस का साइकोग्राफिक एनालिसिस करते हैं कि उनके मेंटल एटीट्यूड्स क्या हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि दूसरे देशों में, अब्रॉड में एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट तो सेम है, सोसाइटी अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके एटीट्यूड अलग है। तो ये सोच और एटीट्यूड हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे जो उनको भी सही लगेगी। जो भी एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो एक्सेप्ट तब होगी जब मुझे सही लगेगी। अगर हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो जिस जनता से हम बात कर रहे हैं उनको भी ये बात सही लगनी चाहिए। अगर ये बात उनको सही नहीं लगेगी तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गवर्नमेंट उसके साथ क्या करती है कि अगर आपकी संतान बेटी हो रही है तो आपके अकाउंट में इतने पैसे जाएंगे। तो एटीट्यूड उधर से भी गवर्नमेंट बदलने की कोशिश कर रही है। इधर से हम अपनी बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आपको बेटी होती है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। आपकी बेटी की शादी के टाइम भी बिहार सरकार का ये स्कीम है कि गांव में जब बेटियों की शादी होती है तो बिहार सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं बेटी की शादी के लिए। और मेरा तो ये मानना है कि बिहार सरकार को बेटी की पढ़ाई के लिए भी पैसे देने चाहिए। शादी के लिए मत दो, पढ़ाई के लिए जरूर दो, तो शायद लोग अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजने लगेंगे। और तो एटीट्यूड चेंज करना जरूरी है। तो एटीट्यूड चेंज हम कैसे करेंगे, जब तक हम उनके मन को नहीं समझेंगे, उनकी सोच को नहीं समझेंगे, उनके एटीट्यूड को नहीं समझेंगे। और मैक्सिमम आजकल लोग क्या करते हैं कि टारगेट ऑडियंस पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट बेचना है। उस प्रोडक्ट के बारे में वो अपने हिसाब से लिखते हैं। तो टारगेट ऑडियंस तो आपकी बात को अपने हिसाब से पढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि उसका पर्सपेक्टिव और आपका पर्सपेक्टिव मैच कर जाए। और अक्सर यही होता है कि टारगेट ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी दर्शाते हुए कुछ बहुत ही
स्टाइलिश सा लिख दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ा। हम्म, और भाषा भी गलत हो जाती है कई बार। भाई शशि थरूर जी की इंटरव्यू सुनने के लिए तो हमको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, लेकिन एडवर्टाइजिंग में हमें बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बहुत ही सीधी गहरी बात बहुत ही सीधे तरीके से बोलनी होती है, तभी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जो जैसे आपको एड्स पसंद नहीं आते हैं, ऐसे बहुत सारे एड्स हैं, इसलिए नहीं पसंद आते हैं कि उनके पीछे स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हुई होती है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। कॉपी लिखने के पहले स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी कॉपीराइटर को देनी चाहिए। कॉपीराइटर वो स्ट्रैटेजी समझकर फिर कॉपी लिखे तो बेहतरीन कॉपी लिख सकता है। तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी की समझ कैसे आएगी? पढ़ाई करके, ट्रेनिंग लेके। इसलिए जिसको एडवर्टाइजिंग में आना है उसको ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो कॉपीराइटर हो, चाहे वो मीडिया में आना चाहे, या वो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस साइड देखे, जो भी देखे उसको ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। जी, ट्रेनिंग से एक बात है, जैसे कि हम भी जानते हैं कि हमारे दो वर्ग हैं, एक BMW वाला वर्ग है जो एक अलग ही लेवल का जो है एड देखना पसंद करता है, और एक दूसरा वर्ग है। तो एक एज ए यंग कॉपीराइटर कौन सी लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस करे, या दोनों ही चीजों को लेके चले, किस तरीके से वो अपनी भाषा पर काम करे और कौन सी भाषा पर ज्यादा काम करे, क्योंकि दोनों ही तरीके के वर्ग देखने वाले भी हैं और उस पर काम करना भी जरूरी है। मेरे हिसाब से जिस भाषा में आप कमजोर हैं उस भाषा पे सबसे ज्यादा काम करें, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। BMW वर्ग तो है, पर ये BMW वर्ग बहुत छोटा है, बहुत कम लोग हैं इस BMW वर्ग में, जो हमारे मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है। ये वर्ग बहुत बड़ा है, और इनको हम उनकी मातृभाषा के थ्रू ही इन तक हम पहुंच सकते हैं। उनके दिल तक जाना है तो उनकी अपनी भाषा के सहारे ही हम उनके दिल तक जा सकते हैं। किसी फॉरेन भाषा के सहारे हम उनके दिल तक नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। आजकल हम देखते हैं फेयर एंड लवली जो है वो भोजपुरी में उसके एड्स आ रहे हैं। फेयर एंड लवली ने अभी ग्लो एंड लवली अपना ब्रांडिंग बदल दिया है, ब्रांड नेम चेंज कर दिया है। ये भी एटीट्यूड चेंज दर्शा रहा है कि अब फेयर इज नॉट लवली। पहले जो था ना, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश राज, कि जो गोरा है वही सुंदर है। अब चलिए कम से कम वो एटीट्यूड बदल रहा है। तो लेकिन अभी हम जब लॉग इन करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लो एंड लवली का जो एड है वो भोजपुरी में है। तो उन्होंने भाषा रीजन के हिसाब से भाषा बदल दी। तो भाषा हिंदी भी उतनी ही जरूरी है और इंग्लिश भी उतनी ही जरूरी है। तो जिसकी, मान लीजिए आपकी मेरी तो मातृभाषा हिंदी है, हम दोनों को हिंदी समृद्ध करने की जरूरत नहीं है। हमारी हिंदी अच्छी है कि हमारी मातृभाषा है, हम फर्राटे से बोलते हैं, हम बोलने के पहले सोचते नहीं है, हम शब्दों के चुनाव में फंबल नहीं करते हैं, वो बस आ जाते हैं शब्द हमारे पास। लेकिन अंग्रेजी तो हमारी मातृभाषा नहीं है, इट इज एन अक्वायर्ड लैंग्वेज। तो उसके लिए आपको सीखना है, और किसी ने ज्यादा सीख लिया, किसी ने कम सीखा। तो जिसने कम सीखा हुआ है उसको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा और जानने की जरूरत है। कॉपीराइटर की भाषा तो परफेक्ट होनी चाहिए। लिटरेचर वाली एकदम भाषा जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली परफेक्ट होनी चाहिए। ग्रामर कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। और सिर्फ ग्रामर ही नहीं, शब्दों का यूसेज, कौन से शब्द, जैसे बहुत सारे शब्द हैं। अगर हम कहें दर्द, तो दर्द के लिए बहुत सारे शब्द हैं जो दर्द को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में कौन सा शब्द सबसे सही बैठ रहा है, ये समझ भी कॉपीराइटर में होनी चाहिए। यूसेज, करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड। तो ये हर कॉपीराइटर को एक बार अपना ग्रामर जरूर ब्रश अप कर लेना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। दोनों ही चीजें, दोनों ही भाषाएं बहुत बहुत जरूरी हैं, कोई किसी से कम नहीं। जी, तो ये तो हो गई कॉपीराइटर की बात।
और कौन कौन सी फील्ड है जिसपे एक स्टूडेंट जा सकता है एडवर्टाइजिंग के अंदर? एंड सेकेंड थिंग ये कि कंटेंट राइटिंग भी अब जो है वो एडवर्टाइजिंग का एक हिस्सा बनती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कॉपी राइटिंग कर सकते हैं वो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। कंटेंट क्या है? कॉपी ही लिखना है। तो आपको कोई टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपको कंटेंट लिखना है, आप पहले उस पर रिसर्च करिए, उस टॉपिक को समझिए और उसके बाद फिर आप अपनी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए उस टॉपिक को, उसके बारे में जो भी कहना है वो आप एक्सप्रेस करिए अपने कंटेंट के थ्रू। दूसरा आपका सवाल था कि एडवर्टाइजिंग में और क्या क्या काम है। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बेसिकली 3 डिपार्टमेंट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, और बाकी जो है वो फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो तो हर कंपनी में हर जगह होता है। एडवर्टाइजिंग में अलग क्या है? सबसे पहले एडवर्टाइजिंग में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्विसिंग। उसका एक दूसरा नाम है अकाउंट। हर एक क्लाइंट एक अकाउंट होता है एजेंसी के लिए। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो ये क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। इन एग्जीक्यूटिव्स का क्या काम है? ये क्लाइंट के मार्केटिंग प्लान को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, क्लाइंट से इंटरव्यू लेते हैं, क्लाइंट से ब्रीफ लेते हैं, क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझते हैं कि आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या आपका पुराना प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से बिक नहीं रहा है, मार्केट में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हर तरीके से क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझते हैं। ये समझिए कि हमारे डॉक्टर्स हैं, क्लाइंट के कोई तकलीफ है, उसके सिम्टम्स को वो समझ रहे हैं, उसके तकलीफ को समझ रहे हैं, उसके मार्केटिंग प्लान को समझते हैं। उस मार्केटिंग ब्रीफ से के आधार पर ये अपने एडवर्टाइजिंग प्लान बनाते हैं कि क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, उस टारगेट ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करेंगे, उनका साइकोग्राफिक प्रोफाइल बनाएंगे, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनका क्या एटीट्यूड है, उनके क्या मोटिवेशंस है, ऐसा हम क्या बोल सकते हैं जिससे कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो मोटिवेट होगा मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये सारी चीजें। अब जैसे आप बॉर्नवीटा का ऐड ले लीजिए, बॉर्नवीटा के ऐड में आप एक मम्मी को देखते हैं और एक बच्चे को देखते हैं, और वो ऐसी मम्मी है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती है। तो जितनी भी मदर्स हैं दुनिया में, हर माँ अपने बच्चे को किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहती है। तो उस मम्मी और बच्चे के थ्रू हम ये दिखा रहे हैं कि आप अगर अपने बच्चे को बॉर्नवीटा देते हैं तो आपका बच्चा स्ट्रांग होता है, इंटेलिजेंट होता है, शार्प होता है, और जिस फील्ड में आप उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं वो आगे बढ़ेगा। तो बॉर्नवीटा को आपने एक प्रॉब्लम सॉल्वर या एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपने प्रेजेंट कर दिया। तो दुनिया भर की माओं को बॉर्नवीटा अपना दोस्त लगने लगता है, और जब उनको अपने बच्चे को दूध देना है तो उसमें जरूर बॉर्नवीटा मिला के देंगी। तो वो अपने बच्चों, तो ये उनका मोटिवेशन क्या है? बच्चों की बढ़ोतरी, ये उनका मोटिवेशन है। तो ये जो क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव है वो इन सब चीजों को समझता है, डेटा गैदर करता है, एनालाइज करता है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनाता है। सबसे पहले उसमें होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन है, और मेरे प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मेरे प्रोडक्ट में ऐसा यूनिक क्या है जो मेरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं और जो मेरे कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम होता है एडवर्टाइजिंग में क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव्स का। तो जब वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बना लेते हैं तो इसमें से फिर 2 स्ट्रैटेजी निकलती है, एक होती है मीडिया स्ट्रैटेजी और दूसरी होती है क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। तो क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बनाई जाती है क्रिएटिव कॉपीराइटर के लिए, और मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई जाती है मीडिया डिपार्टमेंट के लिए। मीडिया डिपार्टमेंट एक्चुअली वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी से खुद मीडिया स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनका काम है कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, इतना मेरा बजट है, इस बजट में इस टारगेट ऑडियंस तक हम कैसे पहुंचेंगे। हम न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचेंगे कि टीवी इफेक्टिव होगा, या सोशल मीडिया इफेक्टिव होगा, या आउटडोर इफेक्टिव होगा। और बजट तो हमेशा सबके पास लिमिटेड होता है। तो इस लिमिटेड बजट में हम ज्यादा से ज्यादा
अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये काम है मीडिया वालों का, जो मीडिया डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और कॉपीराइटर है, विजुअलाइजर है, इन लोगों का काम है क्रिएटिव बनाना, शब्दों का, विजुअल्स का इस्तेमाल करके एक इतना इम्पैक्टफुल मैसेज क्रिएट करना जिसको देखते ही कंज्यूमर को लगे कि यही प्रोडक्ट तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है, और वो तुरंत तैयार हो जाए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जी, तो ये तो हो गई बात कि क्या 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 है इसके अंदर। अब एक बात आती है कि आजकल भी और पहले भी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे हो जाते हैं जो हमको लगता है कि सर क्यों कर लिया। तो कितना जरूरी है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एडवर्टाइजिंग में, और दूसरा ये जो आजकल कुछ अलग ही एंडोर्स कर लेते हैं सेलिब्रिटीज, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स बहुत महंगे होते हैं, सेलिब्रिटीज सस्ते तो आते नहीं हैं, इनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं कहीं पर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट बहुत काम आ जाता है, जैसे हमने सक्सेस देखा है 2 बूंद जिंदगी के। अमिताभ बच्चन ने पोलियो कैंपेन के लिए जो काम किया, और बाद में कुछ एड्स में सचिन तेंदुलकर भी उनके साथ आए। सबसे बड़ा श्रेय तो अमिताभ बच्चन साहब को ही जाएगा, और उन्हीं अमिताभ बच्चन के बारे में हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई हर तरह का प्रोडक्ट एंडोर्स करने लगते हैं। नवरत्न तेल हो, चाहे कैडबरीज हो, चाहे मुथूट फाइनेंस हो, चाहे कोई एक ज्वेलरी वाले कल्याण ज्वेलर्स हो, तो इनका तो एडवर्टाइजिंग तो मॉडलिंग कर रहे हैं, अपना नाम इनकैश कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज वहां काम करते हैं जहां पे वो सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा काम करते हैं जिनका एक फैन फॉलोइंग बना हुआ है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। वो सेलिब्रिटीज आपके लिए इम्पैक्टफुल होंगे। जैसे इन्होंने, अमिताभ बच्चन ने कहा कि आप अपने बच्चे को 2 बूंद पोलियो की दवाई पिलाइए, और सारे लोग तैयार हो गए, और आज देखिए कि आज इंडिया पोलियो फ्री है। यही शायद एक कोई नॉर्मल मॉडल कहता, एक अनजान स्ट्रेंज मॉडल कहता कि आप अपने बच्चे को, एक डॉक्टर के रूप में अगर आके कहता कि अपने बच्चे को आप 2 बूंद जिंदगी के दीजिए, तो शायद लोग इतने जल्दी नहीं रिएक्ट करते। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन के लिए जो हमारा आइडलाइजेशन है वो बहुत काम आया कि भाई अमिताभ बच्चन कह रहे हैं तो हम करेंगे। और पर वो अमिताभ बच्चन है, हर सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन नहीं होता है, तो हर जगह सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं। कई जगह ये ज्यादा इम्पैक्टफुल ये होता है कि जो हमारे जैसे लोग हैं, जैसे बॉर्नवीटा का आप एड ले रहे हैं, तो उसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उसमें जो भी है मदर है। कोलगेट का आप एड देखिए, वहां सब यंग मदर्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कोलगेट आज की डेट में लीडिंग टूथपेस्ट है। पेप्सोडेंट आया था, पेप्सोडेंट बहुत अच्छा टूथपेस्ट था, लेट 90s में पेप्सोडेंट आया था, और इट वाज अ वेरी गुड टूथपेस्ट। आज पेप्सोडेंट लोग नहीं जानते हैं, आज भी हम कोलगेट जानते हैं। तो कोलगेट ने किसी सेलिब्रिटी की एंडोर्समेंट नहीं ली है, उन्होंने उसकी एंडोर्समेंट ली है जो आपके दिल तक पहुंच सकता है। एक माँ के दिल तक पहुंचना है तो सेलिब्रिटी से अच्छा है आप एक दूसरी माँ से ही बात करें। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, और हम किससे, टारगेट ऑडियंस कौन है, हम किससे बात कर रहे हैं, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट यहाँ काम करेगा या स्लाइस ऑफ लाइफ काम करेगा। जैसे हम वही देख रहे हैं टीवी पर जो हमारी जिंदगी में भी होता है। मेरे भी बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों को भी दांत की प्रॉब्लम आती है, उसके बच्चे को भी दांत की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कैसे सॉल्व कर रही है, और वैसे वो खुश है, उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, तो चलो मैं भी ये ट्राई करके देखूं। वो स्लाइस ऑफ लाइफ है। तो हर जगह सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट काम नहीं करता है। आपको प्रोडक्ट, टारगेट ऑडियंस और सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कराएंगे या आप स्लाइस ऑफ लाइफ दिखाएंगे। और भी बहुत तरीके हैं, बहुत सारे क्रिएटिव स्टाइल्स हैं, वो बताने के लिए तो हमको एक पूरी क्लास लगानी पड़ेगी। जी 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 जी,
जी। जी, जो आपने बोला ना, बहुत सारे जो है स्टाइल्स हैं, वो छोड़ते हैं बहुत सारे। हम आपका स्टाइल जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कॉपी राइटिंग की हुई है, तो इससे जो आपके दिल के करीब हो, जो आपने खुद ने लिखी है, और जो स्टाइल डिफाइन भी कर दे, लोगों को बता दे एक एग्जांपल से कि हाँ, ऐसी कॉपी राइटिंग की जाती है। ओके, हम जब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करते थे तो हमारे क्लाइंट थे उषा श्रीराम फर्नीचर। उषा श्रीराम एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में उनके उनकी एक फर्नीचर कंपनी भी है। तो उनका फर्नीचर स्टोर भी हुआ करता था दिल्ली में, उनके बहुत सारे आउटलेट्स थे। उनके फर्नीचर स्टोर के लिए कॉपी लिखनी थी। तो अब फर्नीचर है, आप उसको दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। या तो आप टेक्निकल रैशनल बातें कर सकते हैं कि ये लकड़ी बहुत अच्छी है, इसका पेंट बहुत अच्छा है, इसकी वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है। और दूसरा तरीका जो मैंने अपनाया और जो उस वक्त सक्सेसफुल रहा वो था इमोशनल स्टाइल। स्टाइल को हम दो, क्रिएटिव स्टाइल को हम दो तरीके से देखते हैं, एक है रैशनल अपील और एक है इमोशनल अपील। तो रैशनल अपील में है कि आप रीजनिंग और लॉजिक देते हैं कंज्यूमर को, जिसकी वजह से वो कन्विंस होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सबसे सूटेबल है या ये ब्रांड मेरे लिए सबसे सूटेबल है। और इमोशनल अपील में हम कंज्यूमर के इमोशंस को अपील करते हैं। जैसे बॉर्नवीटा में भी इमोशंस अपील किए जा रहे हैं, पोलियो कैंपेन में भी इमोशंस अपील किया जा रहा था, 2 बूंद जिंदगी के। ये बहुत बड़ा इमोशनल लाइन था। और मैंने जो लिखा था वो एक यंग लड़की की कहानी, ड्रीम, इट वाज अ ड्रीम ऑफ अ यंग गर्ल हु इज गेटिंग मैरिड और इज ऑलरेडी मैरिड, और वो अपनी नई गृहस्थी सजा रही है। तो जो लड़की अब नई नई उसकी शादी हुई है और वो अपना घर सजा रही है, अपनी गृहस्थी सजा रही है, तो उसके क्या सपने हैं, वो कैसा घर विजुअलाइज करती है, बस उसके उस सपने को मैंने कागज पे उतारा था और कुछ नहीं किया था। एक वो था एक एड जो मेरा पसंदीदा एड है। और पंजाब नेशनल बैंक भी हमारे क्लाइंट थे और उनके लिए हम लोगों ने एक एड डिजाइन किया था जो मेरा पसंदीदा एड था। बहुत ही प्लेन सिंपल, उसमें कोई फोटोग्राफ नहीं, ज्यादा शब्द नहीं। उस पूरे एड को 100 सीसी एड था, उसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया। वो एड बना था वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के लिए। तो पंजाब नेशनल बैंक क्या करते हैं कि वो डिसेबल्ड लोगों को नौकरी देते हैं, मतलब उनके लिए उनका रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है कि हर साल हम इतने डिसेबल्ड लोगों को नौकरी पे रखेंगे, वो चाहे ब्लाइंड हो, चाहे पैर से कमजोर हो या हाथ से कमजोर हो या बोल नहीं सकते हो या सुन नहीं सकते हो, जो भी उनकी डिसेबिलिटी है, हम उनको नौकरी देंगे और उनके हिसाब का काम हम उनको देंगे। तो वर्ल्ड डिसेबल्ड डे पे पंजाब नेशनल बैंक एक कॉर्पोरेट, मतलब अपना इमेज बिल्डिंग एड बनाना निकालना चाह रहे थे। उसमें कुछ भी नहीं था, पूरे एड को हमने आधे में डिवाइड कर दिया। बच्चे जैसे ड्राइंग करते हैं ना, गमला बनाया, गमले में फूल, बचपन में ऐसी ड्राइंग आपने भी की होगी, गमले में फूल, तो ऊपर भी एक गमला है, नीचे भी एक गमला है। ऊपर वाले गमले का जो फूल है वो मुरझाया हुआ है और वहां लिखा है मेकिंग द डिसेबल्ड, 3 शब्द है सिर्फ, मेकिंग द डिसेबल्ड। और नीचे वाला गमले का फूल सीधा खड़ा है, सूरज की तरफ चमक रहा है बिल्कुल, और नीचे लिखा है एबल, मेकिंग द डिसेबल्ड एबल। ये सिंपल सा एड था और ये मेरा फेवरेट एड है। बहुत ज्यादा शब्द नहीं, सिर्फ सोच को आप कम शब्दों में और सिंपल से विजुअल से आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेकिंग द डिसेबल्ड एबल, दैट इज ऑल। यस, ये बड़े ही शानदार एड। अब हम आपसे एड के बाद जानना चाहेंगे आपकी जर्नी, कुछ ऐसी स्पेशल यादें जो आपने संजो के रखी हैं, जो बताना चाहते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, वो बताएं। मेरी यादें तो अंकित मेरे स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई हैं। मेरी सबसे स्पेशल
जो मेमोरी है, मेरी प्रोफेशनल मेमोरी में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद मेरी नौकरी लगी फ्यूजन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में, और वहां जो मेरे मेंटर मिले, और मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली थी अपने फाइनल एग्जाम के कुछ महीने पहले, तो ऑफर था, और मना कर देते तो ऑफर निकल जाता, नौकरी किसी के लिए बैठी नहीं रहती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर ने ही कहा कि बेटा नौकरी मिल रही है, ज्वाइन कर लो, एग्जाम के लिए छुट्टी ले लेना। तो हम लोगों ने, जितने हम सारे लोग थे, हम लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली। तो 1 महीना हमने, जो सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव थे, हम उनके अंडर काम कर रहे थे, और वो बहुत अच्छे इंसान। उसके बाद जो सब वहां उस कंपनी के जो ओनर थे मिस्टर श्याम भार्गव, मुझे उनकी टीम में डाल दिया गया। और ये तो सीईओ, मतलब ओनर ही थे, प्रोप्राइटर ही थे, ओनर ही थे, एंड ही वाज, उनसे जितना मैंने कुछ सीखा वो शायद किसी से नहीं सीखा, और वो इतने इन्वॉल्व थे मेरे ग्रोथ में कि जब मैं एग्जाम के लिए छुट्टी मांगने गई थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि छुट्टी का क्या करोगी, घर जाके पढ़ोगी नहीं, तुम पता है सो जाओगी, तो तुम यहीं बैठो, मैं पढ़ाऊंगा। और हर दिन वो मुझे पढ़ाते थे जी। 3 बजे से 6-7 बजे तक वो रोज पढ़ाते थे, और उनका पढ़ाया जो मेरे काम आया, आज भी काम आ रहा है। इनफैक्ट आज भी हम उनसे जुड़े हुए हैं, और अब मेरे स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए एडवर्टाइजिंग में, और बहुत कुछ सीख के आते हैं, बहुत खुश आते हैं कि हमारा एक्सपोजर बहुत अच्छा हुआ, और सर ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। तो सर, मिस्टर भार्गव का जो मेरे लिए जो इन्वॉल्वमेंट था, जो मेरे ग्रोथ के लिए जो इन्वॉल्वमेंट था, जो जिस तरह से वो सिखाते थे, एक फादर फिगर रहे हैं हमेशा मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। दूसरा मेरे लिए एक बहुत प्रेशियस इंसान रहा, वो है फादर मैथ्यू। फादर मैथ्यू सेंट जेवियर्स कोलकाता के प्रिंसिपल थे जब हम सेंट जेवियर्स कोलकाता में पढ़ाते थे। सेंट जेवियर्स कोलकाता में हमने एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट सेटअप किया था, और फादर मैथ्यू का जो विजन था, ही वाज रियली अ विजनरी, और वो जानते थे कि अपने एम्प्लॉइज के स्ट्रेंथ्स को जानते थे, उनके वीकनेसेस को जानते थे, जहां वीकनेस होती थी वहां सपोर्ट करते थे, जहां स्ट्रेंथ होता था वहां इंकरेज करते थे। और उनके इंकरेजमेंट का ये हाल था अंकित की, जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो मुझे मतलब मेरी स्थिति काफी खराब थी कि मैं बच्चे को कहाँ छोड़ूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो फादर मैथ्यू ने मुझे तुरंत मेरी सैलरी बढ़ाई कि आप अपनी बेबी को लेकर एक एसी टैक्सी में अपने घर से कॉलेज आएंगी। कॉलेज में मेरी बेटी के लिए एक कमरा और 2 आया का उन्होंने इंतजाम किया। मैं अपनी बेटी को लेके कॉलेज जाती थी, मैं अपना काम करती थी, और मेरी बेटी का ख्याल रखने वाले लोग थे। और जितनी बार अपनी बेटी को देखने जाती थी तो वहां आयाज तो होती थी, फादर मैथ्यू खुद उसके साथ खेलते हुए मिलते थे। जी जी। तो वो जो सपोर्ट उन्होंने दिया एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और इससे ये समझ में आता है कि उनको ये समझ थी कि इसके टैलेंट को अगर यूटिलाइज करना है तो उसको सपोर्ट देना जरूरी है। ये समझ आजकल एम्प्लॉयर्स में बहुत कम मिलती है। तो ये 2 लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स, जिन्होंने, मेरे कुछ बच्चे इतने करीब हैं कि उन्होंने माँ का दर्जा दे दिया। और ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे बच्चे मानते नहीं है। नए बच्चे हैं, उनको समझने में वक्त लगता है, लेकिन और जो दूसरे बच्चे हैं वो बात भी पूरी मानते हैं, समझते हैं, और एक बहुत इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जरूर है कि टीचिंग में पैसा बहुत कम है, लेकिन अपना रिवॉर्ड्स बहुत हैं। मतलब मैं कैसे बोलूं आपको, जैसे सक्षम है, सक्षम को आप जान रहे हैं, आपका दोस्त है, आपका कॉलीग है, आप लोग साथ काम करते हैं, तो
सक्षम के साथ जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, या मेरे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए। हम लोग पैसा थोड़ा कम बनाते हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो भावनात्मक जुड़ाव है, जो लोगों के साथ जो ह्यूमन सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, ये किसी भी नौकरी में नहीं मिल सकता, किसी भी काम में नहीं मिल सकता। जी जी। मगर एक चीज है कि आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाना आसान है कि मुश्किल है? आप जब गई थी फ्यूजन में तो कितना आसान कितना मुश्किल था वो बताएं। आसान नहीं था उस वक्त भी इकोनॉमिकली। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि इकोनॉमी किस स्टेट में है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो सबको काम मिल रहा है तो आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर इकोनॉमी, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, तभी तो इकोनॉमी ही कमजोर हो गई है, अभी लोगों के पास काम ही नहीं है, तो जब मेरे पास काम नहीं है तो हम किसी को नौकरी पे कैसे रख सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी आपकी स्टेबल है, काम चल रहा है, तो वैकेंसीज भी आएंगी। और सबसे आसान होता है अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए। कैंपस प्लेसमेंट तो तभी मिलेगा जब आप उस कैंपस के स्टूडेंट रहे होंगे। और आजकल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पहले क्या था कि एडवर्टाइजिंग को हम कंसिडर करते थे द ड्रॉप आउट फील्ड, कि जो एमबीबीएस नहीं कर पाया एडवर्टाइजिंग में चला गया, जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाया वो एडवर्टाइजिंग में चला गया। अब वो बात नहीं है। एडवर्टाइजिंग अब लोगों को समझ में आने लगा है कि एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। पढ़ाई, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दोनों तरह की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, तभी आप एडवर्टाइजिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो बेस्ट है आजकल के बच्चों के लिए पहले एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई करना, अच्छे कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करिए मास कम्युनिकेशन में, फिर आप एडवर्टाइजिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, स्पेशलाइज करिए, और अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के द्वारा आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में प्लेसमेंट मिलेगी। वो ही सबसे आसान और सही तरीका है। जी, मगर हमने सुना है आपने लड़ाई की थी कि मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, मुझे ये फील्ड चाहिए फ्यूजन में, ये क्या कहानी थी? अच्छा, वो मेरी पर्सनल स्टोरी थी। मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे दिमाग लिखती थी, तो मुझे भी कॉपीराइटर ही बनना था, पीयूष पांडे की तरह, एलेक पदमसी की तरह और डेनिस जोसेफ की तरह मुझे भी कॉपीराइटर बनना था। तो जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई और प्लेसमेंट इंटरव्यूज होने लगे, तो फ्यूजन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में ही जब उन्होंने आदिल सर थे जो हमारे अकाउंट एग्जीक्यूटिव थे, पहले तो सबसे पहले वही इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे कहा कि आप कॉपीराइटिंग आपका लिखा हुआ मैंने देखा, आप अच्छा लिखती है, लेकिन आप स्ट्रैटेजी आपकी बहुत स्ट्रांग है। आपके कॉलेज से भी जो आपके काउंसलर ने जो हमें आपका प्रोफाइल भेजा है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजीज में बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्लाइंट सर्विसिंग में क्यों नहीं आती हैं? तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, मुझे क्लाइंट सर्विसिंग में नहीं जाना, मुझे कॉपीराइटर ही बनना है। मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 इंटरव्यू हुई फ्यूजन एडवर्टाइजिंग में। I was interviewed 8 times. They were trying to convince me कि हम कॉपीराइटिंग छोड़कर क्लाइंट सर्विसिंग में आ जाएं, और हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि हमको कॉपीराइटिंग करने दो प्लीज। ये मेरा सपना रहा है। 8-9 स्टैंडर्ड से जब हम ड्रीम मर्चेंट्स देखना शुरू किए थे दूरदर्शन पे, तब से मेरा सपना रहा है। जब लिरिल एड देखा और लिरिल एड के बारे में एलेक पदमसी से सुना कि उन्होंने कैसे वो एड क्रिएट किया और कैसे सोचा और कैसे आइडिया आया उनको, तो ये तभी से मेरा सपना बन गया था कि मुझे ये करना है। तो हम भी जिद पे अड़े हुए थे। फाइनली मिस्टर श्याम भार्गव ने जो फाइनल इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, एक डील ऑफर कर रहे हैं तुमको, तुम जिद पकड़े हो कि तुमको कॉपीराइटिंग करनी है तो तुम करो कॉपीराइटिंग, और तुम अपने क्लाइंट्स के लिए कॉपीराइटिंग करना और तुम क्लाइंट सर्विसिंग में आ जाओ, तुम दोनों काम करो। तो हमको लगा कि ठीक है, ये भी ट्राई करके देखा जाए, दोनों काम किया जाए। तो दोनों काम किया, अपने क्लाइंट्स के लिए कॉपीराइटिंग करते थे। जी। पर फिर तब हमको समझ में आया कि हम एक्चुअली
स्ट्रेटजीज में स्ट्रांग थे, एंड दे वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। यस यस यस। और ऐसा ही राइट रॉन्ग वाला एक सिचुएशन आपके साथ कॉलेज में भी हुआ है इलाहाबाद में, जब बच्चों ने जब आप स्ट्रिक्ट थी, वो भी एक इंसिडेंट है उसके। आज भी बहुत स्ट्रिक्ट है, हम आज भी बहुत स्ट्रिक्ट है, और हम इतने स्ट्रिक्ट थे कि एग्जाम टाइम में बच्चों को चीटिंग नहीं करने दे रहे थे, तो उन्होंने मेरी गाड़ी की टेल लाइट्स तोड़ दी थी गुस्से में। जी जी जी। और फिर आपने वो बनवाई भी नहीं थी? नहीं मैम, नहीं बनवाई। मैं बार बार बनवाऊंगी, बार बार तोड़ देंगे, क्योंकि हम तो जैसे हैं स्ट्रिक्ट हैं तो स्ट्रिक्ट ही रहेंगे। कभी डर की वजह से तुमको चीटिंग करने दें, ये तो होगा नहीं। चीटिंग तो हम करने नहीं देंगे। तो तुमने टेल लाइट तोड़ी है, तुम आगे की भी लाइट्स तोड़ दो, तुम और भी कुछ तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। तो एक चीज और है कि क्या सक्षम जी शैतानियां करते थे, नकल वगैरह करते थे, ऐसा कुछ उनके साथ भी था? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। सक्षम बहुत सिंसियर स्टूडेंट था, बहुत सिंसियर। पढ़ाई उसको सीखना था, उसके एटीट्यूड से ये था कि मुझे सीखना है, और मुझे जो सिखा दे, मुझे यादव सर सिखाए, चाहे विद्यासागर जी सिखाए, चाहे प्रिया मैम सिखाए, चाहे परवेज सर सिखाए, मुझे सीखना है। और वो क्लास के बाहर भी हम लोगों के पास स्टाफ रूम में, लाइब्रेरी में आके बैठ जाता था, और उसको सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना और जानना और समझना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो हमेशा उसको हम कभी नहीं देखे हैं कि गली के नुक्कड़ पे अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर अड्डाबाजी कर रहा है, वो उसको हम कभी नहीं देखे। वो हमेशा एक बहुत सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट था। और उसकी भाषा से हम हमेशा इम्प्रेस्ड रहते थे। क्या उसकी हिंदी पे पकड़ है, और इतनी सही भाषा बोलता है, लिखता है, बहुत अच्छा लगता है। उसकी लेखनी भी बहुत अच्छी है, और वो पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे मन से, पूरे लगन से हर काम को करता है। जी, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, और जी लगाना मैंने उन्हीं से सीखा। इससे पहले मैं जी लगाता ही नहीं था, मैं भी बोलता था। मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी हो गई, जी लगाना मैंने शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है सक्षम से मैंने सीखी हैं। फिलहाल अब आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप कोई मैसेज हमारे लिसनर्स को, या फिर जो एडवर्टाइजिंग में आना चाहते हैं उनको, जो देना चाहें एट लास्ट। एडवर्टाइजिंग में जो बच्चे आना चाहते हैं उनको पहला मैसेज ये है कि अपनी भाषा पे काम करो, अपनी भाषा को समृद्ध बनाओ, अंग्रेजी को भी, हिंदी को भी, पर भाषा को सरल रखो, सोच को गहरी रखो, भाषा को सरल रखो। अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने की आदत डालो, लोगों को ऑब्जर्व करो, लोगों को समझने की कोशिश करो, एम्पैथी डेवलप करने की कोशिश करो। सिंपैथी की बात नहीं कर रहे हैं, एम्पैथी की बात कर रहे हैं। एम्पैथी एक बहुत जरूरी क्वालिटी है जो एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल में होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे इंसान के इमोशंस को समझना, दूसरे इंसान की सोच को, उसके पर्सपेक्टिव को समझना, ये होती है एम्पैथी। और उसके हिसाब से फिर उसके साथ आप कैसे डील करते हैं, वो एम्पैथी होती है। एक बच्चा अगर रो रहा है तो आप अमूमन पेरेंट्स को देखेंगे कि बच्चे को कस के डांट दिया कि चुप करो ना, कितना रोते हो। लेकिन वो बच्चा क्यों रो रहा है, अगर हम उसको समझें और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो बच्चा चुप हो जाएगा, खुश होगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो वो डांट से कोई बच्चा आज तक चुप नहीं हुआ है, वो रोता ही चला गया है। तो ये एम्पैथी मिसिंग है। ये एम्पैथी बच्चों आज के जनरेशन को डेवलप करना बहुत जरूरी है। भाषा, एम्पैथी एंड ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एडवर्टाइजिंग में आना है तो आप एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई करें, आप मास कम्युनिकेशन में जाएं, आप समझें, मीडिया के सारे फील्ड्स को समझें, और उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइज करें। आप पढ़ाई जरूर करें एडवर्टाइजिंग की, तभी आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कमाल दिखा सकते हैं। और ऐसे लोगों की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है। ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है। तो मैम रोज का डोज के लिए कोई मैसेज, और लिसनर्स के लिए कुछ मैसेज? मैसेज तो बस यही, रोज का डोज, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को, यंग लिसनर्स को, यूथ को आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपने और आपके और भी बहुत सारे
इंटरव्यूज मैंने देखे हैं जहां आप लिटरेचर की बात करवाते हैं। आप एक वेरीड प्लेटफॉर्म है आपका। तो आपके लिए क्या मैसेज, आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लिसनर्स के लिए भी यही मैसेज है जो हमने अभी यंग बच्चों के लिए कहा जो एडवर्टाइजिंग में आना चाहते हैं, कि इस दुनिया को एम्पैथी की बहुत जरूरत है। लोगों में एम्पैथी डेवलप होनी चाहिए। लोग, हमारी जो सोसाइटी है वो एक दूसरे का ख्याल करें। जैसे हम रोड पे भी चलते हैं तो आप देखते हैं ट्रैफिक में है, सब आगे आगे भागना चाहते हैं, सब ओवरटेक करना चाहते हैं, उसी में एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर हम दूसरे का ख्याल रखेंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा और दूसरे का भी काम होगा, दुआएं मिलेंगी। तो कंसिडरेट होइए अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कंसिडरेट होइए। मेरा तो यही मैसेज है लोगों को। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सारा समय दिया, इतनी सारी नॉलेज पे बात करी। दो चीजें अभी भी रहती हैं, वो रहती हैं पीआर और कम्युनिकेशन, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए मैम थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सारा समय हमको दिया। थैंक यू सो मच अंकित, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय निकल गया है, और जी पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन के लिए हम अलग से सेशन करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो आपको करना बहुत से छोटे छोटे स्टेप्स हैं। एक तो लाइक करना है ताकि हमें पता लगे कि आपको पसंद आया। सेकंड, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो, तो जैसे कि हमने कहा है कि दोबारा भी हम बुलाएंगे मैम को, तो वो कमेंट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपके आसपास कोई ऐसा है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है एडवर्टाइजिंग में किसी को, तो इसको शेयर करिए। इसके अलावा ऐसे और इंटरव्यूज चाहिए और अच्छा कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब जो है उसको करिए, बगल में बेल है उसको भी दबाइए। हम मिलेंगे फिर आपसे किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और शख्सियत के साथ, और बेहतरीन कंटेंट के साथ। अभी मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे तो अपने दिलों में याद रखिए, और लेते रहिए हर रोज एंटरटेनमेंट का डोज। बाय बाय।